हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स का हम अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक पे स्वागत करते हैं। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th की क्लासेस शुरू करेंगे और उसमें जो है हम चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम जीव जगत है, लेकिन जो पहली यूनिट है उसका नाम है सजीव जगत में विविधता। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे जिसका नाम है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों। तो आइए जानते हैं। इसको जानने से पूर्व बच्चे हम आपको कुछ जो है जीव विज्ञान के बारे में एज अ परिचय, एज अ इंट्रोडक्शन बताएंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये जो है जीव विज्ञान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है बायोस प्लस लोगस। क्या बच्चे? बायोस प्लस लोगस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों। और इसका जो बायोस है इसका अर्थ होता है सजीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि क्या हुआ बच्चों? जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में क्या किया जाता है? सजीवों का अध्ययन। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये जो जीव विज्ञान है बच्चे, इसको बायोलॉजी बोलते हैं और इसके जो जनक हैं वो कौन हैं? अरस्तु महोदय हैं। कौन हैं? अरस्तु हैं। और वैसे तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग जो है जीव विज्ञान की दो शाखाओं के बारे में जानेंगे। नंबर फर्स्ट है जीव विज्ञान, इसकी शाखा जानेंगे। तो नंबर फर्स्ट है जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं बच्चे। दूसरा है बॉटनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान, इसके जो जनक हैं वो कौन हैं? अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान के भी जनक कौन है स्टूडेंट? अरस्तु हैं। बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है बच्चे? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी तो मतलब समझते हैं ना, वनस्पति विज्ञान, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जो है पेड़ पौधों, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस महोदय हैं, बॉटनी के जनक। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो जीव विज्ञान है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी जानेंगे स्टूडेंट कि इस शब्द का प्रयोग अरस्तु एवं ट्रेविरेनस साहब ने किया था। अरस्तु एवं ट्रेविरेनस अरस्तु एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है स्टूडेंट। जीव जगत कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में जो भी जीव पाए जाते हैं वो सब सजीव होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं। जिसमें जो है बच्चे सजीव वे होते हैं जो गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम सजीव कह लेते हैं। इंग्लिश के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये जो सजीव और निर्जीव का मामला है, अब जैसे हमारे हाथ में मार्कर है बच्चे ना, ये कौन सा पदार्थ है? निर्जीव है। हम लोग क्या हैं? सजीव हैं। तो सजीव और निर्जीव, इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। तो सजीव में सबसे पहला जो अंतर है वो कोशिकाओं का अंतर होता है। कोशिका, जिसको हम सेल बोलते हैं, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जो निर्जीव हैं उनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। क्या इस मार्कर में कोई कोशिका है? नहीं है बच्चों। तो कोशिका जो है
पाई जाती है। और हम लोगों ने कक्षा 9 में ही डिफिनेशन पढ़ रखा है कि कोशिका जो है जीवों की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई है। इसको तो रट्टा मार लिए हैं कि कोशिकाएं जो है जीवधारियों की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं, लेकिन बच्चे इसको मूलभूत क्यों कहा गया है, इकाई क्यों कहा गया, मूलभूत इकाई क्यों कहा गया है, संरचनात्मक क्यों कहा गया है, क्रियात्मक क्यों कहा गया है? तो कोई भी जीवधारी है उसका जो शरीर है वो एक कोशिका से बना हुआ है। कहने का मतलब कि जो इकाई है वो कोशिका है, मतलब उसका शरीर कभी ना कभी जो है जब भी बना हुआ है उसका शरीर एकल कोशिका से, मतलब एक कोशिका से निर्मित हुआ है। बाद में जो है कोशिका विभाजन ये सब तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन उसका जो जीवन है वो एक कोशिका से शुरू हुआ है। और इसका ये कतई मतलब ना समझना बच्चे कि एक कोशिका मतलब एक कोश की, बहुकोश की, ये नहीं। और दूसरा, संरचनात्मक इकाई हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करती है, हमारा शरीर डेवलप होता है। तो क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं हैं, कोशिका में तमाम जो है क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई बोला गया है। अब बच्चे थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्लास 11th की बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन को भी कवर करेंगे, कंपटीशन को भी अपनी दृष्टि में रखेंगे, नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रतिदिन आपको होमवर्क मिलेगा। ये सब सारे कार्य जो है इस चैनल पर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पे जुड़े और बायोलॉजी पढ़ें। आज बायोलॉजी स्टार्ट किया गया है इस चैनल पर, क्लास 11th की बायोलॉजी। आज क्लास 11th का रिजल्ट भी आया है। सभी बच्चों को जो है बहुत बहुत रिजल्ट की बधाई। अब जो है क्लास 10th ख़त्म हो चुका है, अब हमें क्लास 11th की ओर ध्यान देना है और कुछ अच्छे जो है एग्ज़ाम्स जो हैं उसको क्लियर करने के बारे में सोचना है, अपने भविष्य की नींव रखनी है। इसलिए बच्चे हम आज से जो है बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपने क्लास 11th को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे। खूब बढ़िया से जो है ढंग से आप पढ़िए। तो कोशिका, अब ये जो है जो मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई है जिसको हम सेल कह लेते हैं, इसके बारे में जो है आप लोग पढ़े हैं 9th में। तो अब कोशिका की अगर बात आती है तो इस जीव जगत में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है पृथ्वी पर, कह लीजिए स्टूडेंट, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे जो पृथ्वी पर ही जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। वैसे ज़्यादातर देखा जाए बच्चों तो जो सेल होती है उसको हम नेक्ड आई अर्थात नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ये ऐसी सेल है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों इस पॉइंट को। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जब जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है एक प्रकार की, ये जो है पृथ्वी पर। अब मनुष्य के शरीर के अंदर की बात कर ली जाए बच्चों, मनुष्यों में अगर मनुष्यों में बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए बच्चे, जनन के दौरान जो युग्मकों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निषेचन तभी होता है जब युग्मकों का संलयन होता है, मतलब गैमेट जब डिफ्यूज होते हैं। तो कहने का मतलब कि उसमें युग्मक के रूप में हमें दो तरह के युग्मक चाहिए, नर युग्मक, मादा युग्मक।
नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु होते हैं। मादा युग्मक कौन होते हैं? अंडाणु होते हैं। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं, अंडाणु को ओवम कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो जो है अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है बच्चों? न्यूरॉन। ये चीज सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका स्टूडेंट याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। ये तो ये जो है मनुष्यों में कुछ कोशिका की बात हुई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम डिफरेंस देख रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। तो सबसे पहले देखा कि जो अंतर होता है वो कोशिका का अंतर होता है। दूसरा जीव द्रव्य। आप कहेंगे सर ये कौन सी बला है? कोशिका द्रव्य तो सुना था, जीव द्रव्य कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीवन कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। जीवन क्या है? तो जीवन एक अमूर्त कल्पना है। केवल हम इसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं। तो जीवन कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका में कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में। तो जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश के अंदर बच्चे। तो जो सेल होती है उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे बाहर जो है क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश के अंदर बच्चे सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो है न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक बोल लेते हैं। और फिर जो है तीसरी संरचना जो होती है वो कोशिका द्रव्य होती है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में विशेष तमाम प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में तमाम कोशिका अंगक पाए जाते हैं बच्चे। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीज मुख्यतः पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य से बना है कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य से बना है? तो ये ऐसा कह लीजिए कि जो जीव द्रव्य होता है इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं बच्चों? जीव द्रव्य बोल लेते हैं। तो और एक महत्वपूर्ण लाइन है, कोटेशन है कि जीव द्रव्य जीवन का सार होता है। हक्सले महोदय ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का सार होता है। तो कहने का मतलब कोशिका में जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य में जीवन होता है। आपने पढ़ा है, पोषण में पढ़े होंगे कि जब हाँ बच्चों, तो हम बता रहे थे कि जो जीवन होता है वो जीव द्रव्य में होता है। आप लोग पोषण वाले चैप्टर में पढ़े रहे होंगे कि पचित भोजन जो है जब जीव द्रव्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, विलीन हो जाता है, तो जीव द्रव्य का आकार बढ़ता है ना, तो जिससे जो है अंगों का विकास होता है। तो यही है जीव द्रव्य की उपयोगिता बच्चों किसी भी जीवधारी के अंदर। तो जीव द्रव्य जो है जीवन का सार होता है। ये जो है मनुष्यों में पाया जाता, मनुष्य मीन्स जीवधारियों में पाया जाता है, जीवधारियों मीन्स सजीवों में पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ये मुख्य अंतर होता है। आगे जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैव रासायनिक क्रियाएं कहने का मतलब कि अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि कोशिका जो है क्रियात्मक इकाई है, जीवधारियों की क्रियात्मक इकाई है। तो कहने का मतलब कोशिका में कुछ ना कुछ क्रिया होगी। तो कौन सी क्रिया होगी? उस क्रिया को जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। और अभी हम जीवन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो आप जीवन को अगर परिभाषित करने के लिए आए तो बोल सकते हैं
कि जीव द्रव्य की जैविक दशा को जीवन कहते हैं, जो अभी हमने जीव द्रव्य पढ़ा, जो कि सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। तो जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है? उपापचय। इसको जो है बच्चे मेटाबॉलिज्मिक रिएक्शन बोलते हैं या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो प्रकार की, उपचय तथा अपचय, ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उपचय और अपचय। अगर उपचय को बताना हो बच्चे तो आप लोग इस तरह समझिए, नहीं भूलेंगे, जैसे 1 धन 1 मिला के कितना होता है? 2 होता है, मतलब कुछ जुड़ा, इसलिए इसको निर्माणकारी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? निर्माणकारी अपक्रिया। कुछ बोलते डोलते रहिए भैया, सन्नाटा मार लिए हैं। उपचय को क्या कहा जाता है भैया? अपचय को, अपचय को कहा जाता है, जैसे 2 है, इसको अगर तोड़ा जाए तो 1 धन 1 में टूटेगा। या जैसे मान लीजिए जहां हम जिस स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, इसमें एक एक ईंट मिल करके जो है दीवार बनी है, और अभी दीवार को तोड़ दिया जाए तो पुनः जो है ईंटें अलग अलग हो जाएंगी। तो यही है भैया निर्माणकारी, और इसमें जो है टूट रहा है तो इसको विघटनकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विघटनकारी बोलेंगे। समझ गए बच्चा लोग? कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ निर्माण होता है और इसमें कुछ ना कुछ विघटन होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाते हैं कैसे भैया? एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल जो कि वर्णक होता है, क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है बच्चों? उत्पाद बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से हमने क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। बनाना कुछ निर्माण हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जो है इसको क्या कहा गया? निर्माणकारी अपक्रिया कहा गया। मीन्स बच्चे, जो जैव रासायनिक क्रिया उपापचय कहलाती है, उसके ये क्रियाएं दो प्रकार की होती है, उपचय, अपचय, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिज्मिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्मिक रिएक्शन। अब जो है इसका उदाहरण क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। आपने देखा, हमने बताया आपको, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या होता है कि जो विघटनकारी अपक्रियाएं होती हैं, इसमें जो है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट C6H12O6 ले लीजिए, इसको O2 की प्रेजेंस में इसको विखंडित कर दिए, तो क्या? CO2 प्लस जल और प्लस ऊर्जा। कहने का मतलब कि जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें भैया विखंडित हो रहा है, उसके कुछ अवयव मिल रहे हैं, इसलिए इसको कौन सी अपक्रिया बोलेंगे बच्चा लोग? इसको विघटनकारी अपक्रिया बोलेंगे। विघटनकारी अपक्रिया बोलेंगे। और इस संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या कह लेंगे? श्वसन कह लेंगे। श्वसन कह लेंगे। अब देखिए, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, हाँ, किस ऑक्सीकरण हुआ है ना भैया? भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज क्या है? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि श्वसन। श्वसन की डिफिनीशन क्या हो गई? भोज्य पदार्थों के जैव ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। वेरी गुड। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि श्वसन तो सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है ना? ये संवातन है, ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्रीदिंग बोलते हैं, संवातन बोलते हैं। यानी कि श्वसन और जो है संवातन में अंतर होता है। तो कहने का मतलब तीसरा जो कैरेक्टर है जीवधारियों के अंदर, कि उसमें जो है कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जबकि निर्जीवों के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे अंतर हैं बच्चे। उत्सर्जन नहीं होता, उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं ना, संवेदना ग्राही नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं उस संवेदना ग्राही नहीं होते हैं।
अभी देखिए लकड़ी है और लोहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई संवेदना नहीं होती है, चाहे तोड़ दीजिए चाहे छू लीजिए, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन आपको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो आप चिल्लाने लगेंगे, यानी कि आप जो है कुछ ना कुछ संवेदना ग्रहण करते हैं। तो ये सब कुछ मूलभूत अंतर रहे बच्चे सजीव और निर्जीव के अंदर ना। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नोट्स बनाते चलेंगे और बराबर जो है लगातार आपको चैनल पर वीडियो मिलेगा, आप जो है कायदे से पढ़ते रहिए। तो जीव जगत में जो सजीव जगत की विविधता में यूनिट में जो जीव जगत चल रहा है, उसमें हम लोग जीव विज्ञान का परिचय और कुछ सजीव और निर्जीवों में मूलभूत अंतर जाने। अब जो है इसके आगे जो भी सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई हैं उस पर हम उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक आप जो है मस्ती के साथ बेहतरीन ढंग से बायोलॉजी पढ़ते रहिए। जो समझ में ना आए बिल्कुल हमारे साथ शेयर करिए। और आप सब अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।